नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी जगदीश चंद्र जी का उपन्यास कभी न छोड़े खेत का तीसरा भाग। आप उपन्यास को विस्तार से समझने के लिए इसके पिछले भागों को जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं। दिन ढले गांव के जीवन में कुछ समय के लिए फिर हरकत पैदा हुई। लोगों ने सूरज छिपने से पहले अपने सब काम निपटा लिए। दोपहर में भय कुछ कम हो गया था, लेकिन अंधेरा छाने के साथ साथ एक बार फिर बढ़ने लगा। शाम हुई तो गांव पर धुएं की चादर गहरी होने लगी। जोड़ियों डाबा में महंतों के डेरे में शंख फूका तो कई कुत्ते उसकी आवाज में आवाज मिलाकर रोने लगे। शंख की आवाज बंद हो गई, लेकिन कुत्ते फिर भी रोते रहे। फेरूमल ने दबी आवाज में कुत्तों को गाली दी, फिर ऊंचे स्वर में बोला, सत्यानाश हो मुर्दों का। कई लोगों ने कुत्तों को झिड़का, लेकिन एक दो कुत्ते फिर भी रोते रहे। तो फेरूमल भयभीत स्वर में बोला, शाम के वक्त कुत्ता रोए तो समझो गांव पर कोई मुसीबत आने वाली है। फेरूमल की बात सुनकर लोगों का ध्यान अपने आप जख्मियों की ओर चला गया। मौत के बारे में महज सोचकर ही उनके दिल दहल गए। अंधेरे में लिपटा गांव वैसे ही भयानक लग रहा था, लेकिन खुले दरवाजों से गली में बने रोशनी के मेले धब्बों ने वातावरण को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया था। गांव के दबे दबे शोर पर अचानक ही एक स्त्री की चीख छा गई। क्या हुआ? कौन रो रहा है? बहुत से लोगों ने एक साथ पूछा। चीख बंची सिंह के घर की ओर से आई थी। सबको यही ख्याल हुआ कि उनके घर से कोई न कोई जख्मी चल बसा है। लोग अभी अनुमान ही लगा रहे थे कि मंगलू चौकीदार ने फेरूमल की दुकान पर कदम रखा। लोगों ने उसको घेर लिया। कौन रो रहा है? क्या हुआ है? सरदारनी जसवंत कौर रो रही है, मंगलू ने बताया। करतार और जगत सिंह राजी बाजी हैं। फिर एक साथ कई आवाजें आई। जब मैं चला था तब तो ठीक ही थे, मंगलू ने बताया। फिर सरदारनी क्यों रो रही है? सरदारनी मेरे साथ ही अस्पताल से वापस आई है। उसने सवेरे करतार के लिए मखनी और लस्सी रखी थी। रसोई में ढकी गड़बी देखकर सरदारनी की चीख निकल गई, कहकर मंगलू आगे बढ़ गया। लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह यह कहता हुआ भाग गया, घर हो आऊं, मेरे डंगर सवेरे से भूखे प्यासे खड़े रस्से तुड़ा रहे होंगे। मंगलू के जाने के बाद कुछ समय तक लोग सिर जोड़े जख्मियों की हालत के बारे में खुसुर पुसुर करते रहे। कई औरतें और बच्चे जसवंत कौर को देखने के लिए बच्चित सिंह के घर की ओर दौड़ गए। जसवंत कौर अपने घर के आंगन में सिर झुकाई बैठी थी। मेला सिंह की पत्नी बेबे रतन कौर और सरदार सिंह की पत्नी जोगिंदर कौर आई तो जसवंत कौर फफक कर रोने लगी। ना पुत्रो ना, वाहे गुरु का सिमरन कर, बेबे रतन कौर ने जसवंत कौर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जो वाहे गुरु का बाणा है व्रत के रहेगा। जसवंत कौर के आंसू थम गए तो बेबे ने पूछा, जसवंत कौर, तू जगत सिंह और करतार का हाल बता, राजी बाजी है ना? बेबे, हाल क्या होना है, उनके शरीर रुई की तरह धुने गए, होश आता है तो हाय हाय करने लगते हैं, जसवंत कौर ने बुझी हुई आवाज में कहा। वह कुछ क्षण चुप रह संवेदना भरी आवाज में बोली, करतार के बापू को होश आया तो मुझे पास बुलाकर कहने लगा कि करतार को बचा लेना। मैं मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह सलामत रहा तो खानदान का बुट्टा बढ़ता रहेगा, कहकर जसवंत कौर फिर फफक कर रोने लगी। बेबे रतन कौर उसके सिर पर हाथ रखकर फेरती हुई दिलासा देने लगी। वाहे गुरु पर भरोसा रख, वही सबका रखमणहार है, उसकी नज़र शुभ रहनी चाहिए, कहकर बेबे
रतन कौर ने चारों ओर देखा और अंधेरा पाकर कुछ तल्ख स्वर में बोली, जोगिंद्रो, घर को फकीरों के डेरे की तरह क्यों बना रखा है? सुख मांग और वाहे गुरु का नाम लेकर लालटेन जला दे। जोगिंदर कौर ने लालटेन जलाकर बरामदे में कुंडी के साथ लटका दी। बेबे रतन कौर ने जसवंत कौर को फर्श पर ही बैठे देखा तो हाथ बढ़ाकर पीढ़ी खींच ली और उसकी ओर बढ़ाती हुई बोली, जसवंत कौर, पीढ़ी पर बैठ, तेरे सिर का साई जिए, तू जमीन पर क्यों बैठी है? जसवंत कौर ने पीढ़ी ले ली। उसके इर्द गिर्द गांव की स्त्रियां का घेरा प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था। बच्चे स्त्रियों के पीछे खड़े सबको विशेष रूप से जसवंत कौर को बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे। बाहर से आने वाली प्रत्येक स्त्री करतार और जगत सिंह का हाल पूछती। उनके तमाम प्रश्नों का उत्तर प्राय बेबे रतन कौर ही देती। मुंशी बाबूराम की पत्नी दुर्गा और फेरूमल की पत्नी लक्ष्मी इकट्ठी आई। करतार और जगत सिंह का हाल पूछकर बोली, कल सवेरे में हरबंसे की माँ लाजो, दिलपे की माँ शीतल कौर और गली के कुछ औरतें मुंह अंधेरे खेतों में जा रही थी। उसी समय बड़े रास्ते से करतार घोड़ी लेकर निकला था। दुल्की चाल चलती घोड़ी पर वह बैठा राजा लग रहा था। हमारे पीछे पीछे दो राहगीर भी आ रहे थे। उन्होंने भी करतार को देखा। एक बोला कि सवार और घोड़ी दोनों इतने सुंदर हैं कि देखकर भूख उतरती है। वाह, हाँ, वाहे गुरु, सबके बच्चों को राजी रखे, सब फले फूले। लेकिन करतार लाखों में एक है। ऐसे सोहने सुनखे गबरू विरले ही होते हैं। वह तो इस घर और गांव क्या सारे इलाके का श्रृंगार है, बेबे रतन कौर ने कहा। जसवंत कौर खामोशी से सब बातें सुन रही थी। दुर्गो फिर बोली, छाह बेले, पता चला कि नीलो वालियो नत्था सेक के टब्बर ने करतार को छलियों की तरह पीट दिया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। फिर रमेश का भाई घबराया हुआ घर आया और कहने लगा कि बहुत जुल्म हो गया है। कहकर उसने सोच में डूबी आवाज में पूछा, क्या नीलो वालियों ने पहले से ही मत्ता पकाया हुआ था? यह तो वाहे गुरु ही जाने। करतार के पास तो सरीखी सोटी तक नहीं थी। मैं गोबर फेंकने जा रही थी जब करतार घोड़ी से निकला है, बेबे रतन कौर के जवान पुत्र नोनियाल की पत्नी कुलदीप कौर ने कहा। फिर वह हंसती हुई बोली, मैंने करतार से मजाक में कहा भी, देवरा, एक दिन मुझे भी घोड़ी पर सवारी करा दे। उसने भी हंसते हुए जवाब दिया कि भाई, इसे पूछ ले, मैं तुम्हें वैसाखी का मेला दिखाने घोड़ी पर ले जाऊंगा। जसवंत कौर ने बहुत जोर से सांस खींची और धीमी आवाज में बोली, मैं करतार के लिए मखनी लस्सी लेकर बाहर आई तो वह घोड़ी पर सवार हो रहा था। मैंने लस्सी पीने के लिए कहा तो बोला, खजूर वाले खेत तक हो आऊं, घोड़ी की हवाखोरी हो जाएगी और टांगे भी खुल जाएगी। कहकर जसवंत कौर चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह रुंधी आवाज में बोली, मुझे क्या पता था दुश्मन उसको मारने का मत्ता बना के बैठे हैं, नहीं तो मैं उसको रोक ही लेती। जसवंत कौर की बातें सुनकर स्त्रियां ऊंची आवाज में अपने अपने भगवान को याद करने लगी। करतार का बापू भी साथ था। एक स्त्री ने पूछा। ना, बेबे रतन कौर ने कहा, वह बेचारा तो खेतों में गया हुआ था। करतार ने के बापू ने पहले भैंस को काढ़ा पिलाया, वह 2-3 दिन से ढीली थी, वह लस्सी पीने के लिए बैठा ही था। हाथ में रोटी ली ही थी कि खाली घोड़ी दनदनाती तबेले में आ घुसी। जसवंत कौर ने कहा और फिर रो दी। वह हाथ की रोटी थाली में ही रखकर बाहर निकल गया और फिर जसवंत कौर फुट कर ऊंची आवाज में रो दी। ना रो बच्चिया,
वाहे गुरु से यही विनती कर कि तेरे सिर का साई रहते दुनिया तक जीतता जागता रहे, तेरा सुहाग सदा बना रहे, बेबे रतन कौर ने समझाया। फेरूमल की पत्नी लक्ष्मी अब तक खामोश बैठी थी। वह गर्दन आगे बढ़ाते हुए बोली, करतार का ताया तो सवेरे हमारे मोहल्ले में आया हुआ था। रात हाकिम सिंह के घर में बोल बुलारा हो गया था, शायद उसी का फैसला कराने आया था। लक्ष्मी, उनमें किस बात का झगड़ा हुआ था? बेबे रतन कौर ने पूछा। बेबे, होना क्या था? पूत डरावे मरनो, विधवा खसम करनो, लक्ष्मी ने तुनक कर कहा। फिर बोली, हाकिम सिंह का बड़ा लड़का मिंदर है ना? उसने अपने बापू के गले में अंगूठा दे रखा था कि उसके साइकिल लेकर दे, वरना वह पढ़ाई छोड़ देगा। इसी बात पर बाप बेटे में झगड़ा हो गया था। आजकल के बच्चों से तो रब ही बचाए, चाहते हैं कि इधर बात मुंह से निकले उधर पूरी हो जाए। मेरा तो अपना काका बहुत दुखी करता रहे हैं, इस तरह खर्च कराते हैं जैसे घर में कारू के खजाने दबे हो, बेबे रतन कौर ने कहा। स्त्रियां करतार और जगत सिंह को भूलकर गांव में हुई छोटी मोटी घटनाओं की चर्चा करने लगी। जसवंत कौर अपने ही विचारों में खोई हुई खामोश बैठी थी। उसने जागीर की माँ रामरती को उस समय देखा जब वह उसके सामने आकर फफक कर रोने लगी। अन्य स्त्रियां एकदम चुप हो गई। जसवंत कौर की आंखों में आंसू एक बार फिर उमड़ आए। जब दोनों रो रो कर थक गई तो रामरती ने हिचकी लेते हुए जख्मियों का हाल पूछा। रतन कौर हिचकी लेते हुए बोली, जागर ठीक है, पूरी तरह होश में है। कह रहा था कि माँ को हौसला देना। उसका बापू बड़े सरदार के साथ अस्पताल में ही रह गया है। रामरती कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, जागर को चोट ज़्यादा तो नहीं आई? जसवंत कौर के उत्तर देने से पहले ही बेबे रतन कौर बोल उठी, रामरतिये, लोहे से लोहा भिड़ा था, चोट तो आनी ही थी। यह सुनकर रामरती फिर रोने लगी तो जसवंत कौर उसे दिलासा देते हुए बोली, उसे तो डॉक्टर पट्टी करके छुट्टी दे देता, लेकिन फौजदारी का मामला है, फिक्र की कोई बात नहीं है। बड़े सरदार ने पहले उसके पट्टी करवाई, फिर करतार और उसके बापू की। हमारे लिए तो जैसा करतार वैसा ही जागर है। रामरती कुछ देर तक बैठी रही। वह जाने के लिए उठी तो जसवंत कौर ने उसको रुकने का इशारा किया और जोगिंदर कौर से बोली, छाबे में रोटियां पड़ी हैं, रामरती को दे दे। बाकी टाबर के साथ साथ जागर और बचने के लिए भी मोटी रोटी बनाई थी, लेकिन किसी ने ग्राही तोड़कर भी नहीं देखी। उनकी किस्मत में नहीं लिखी थी, इन दानों पर उनके नाम की मोहर नहीं लगी थी, बेबे रतन कौर ने कहा। रामरती के जाने के बाद ही अन्य स्त्रियां भी एक साथ उठ गई। वे करतार और जगत सिंह के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करती हुई बाहर निकल गई। स्त्रियों के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। जोगिंदर कौर ने जसवंत कौर के निकट बैठते हुए पूछा, भाभी तू खाना खा ले? रहने दे जोगिंदरो, भूख नहीं है, जसवंत कौर ने बहुत बुझी हुई आवाज में कहा। न पुत्रा, तू सवेरे से भूखी है, चाहे दो ग्राही खाकर पानी की घूंट भी ले, बेबे रतन कौर ने आग्रह से कहा। बेबे मैं रोटी ले आती हूँ, तैयार है, जोगिंदर कौर ने कहा। नहीं जोगिंदरो, सुख मांग, यही चूल्हा जला, यही तो बसते रस्ते घर की सबसे बड़ी निशानी होती है, बेबे रतन कौर ने समझाते हुए कहा। दूध का क्या किया? जसवंत कौर ने धुंधने वाली बड़ोली की ओर देखते हुए पूछा। बड़ी गड़बी निकालकर बाकी को खट्टा लगा दिया है, जोगिंदर कौर ने चूल्हे के कपास की छड़ियाँ और उपले जलाते हुए कहा। एक भैंस का दूध तीनों पी लेते थे,
जसवंत कौर ने कहा, आज घर में दूध पीने वाला कोई भी नहीं। कहकर जसवंत कौर फिर रो पड़ी। आ जाएंगे, यही समझो कहीं मेहमानी में गए हुए हैं, बेबे रतन कौर ने समझाया। जसवंत कौर ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर के सूनेपन से घबराकर उसके दिल में होल सा उठा। वह घुटनों पर हाथ रखकर उठती हुई बुदबुदाई। इस आंगन में आधी रात तक रौनक रहती थी, आज कोई आवाज देने वाला भी नहीं है। जसवंत कौर घर में बिखरे सामान को समेटने लगी। जोगिंदर कौर आग जलाकर रोटियां ताप रही थी। दोनों काम में व्यस्त देखकर बेबे रतन कौर ने आंखें मूंद ली और पाठ करने लगी। स्त्रियां कहीं अपनी छतों की मुंडरों पर झुकी और कहीं गलियों में खड़ी जख्मियों की हालत के बारे में खुसर पुसर कर रही थी। दुर्गो ने अफसोस के स्वर में कहा, जसवंत कौर बेचारी एक दिन में ही बूढ़ी हो गई है। गोरा चिट्टा रंग गेहूं की सूखी बाली जैसा हो गया है। उसका रोना देखकर कलेजा फटता है। फिर वह बहुत धीमी आवाज में बोली, रमेश का भैया कह रहा था कि जगह सिंह की हालत बहुत खराब है। अच्छा, कई स्त्रियों ने एक साथ कहा। दुर्गो फिर बोली, विधवा औरत और फंडर गाय भैंस का कोई वाली वारिस नहीं बनता। इनका जीना मरना दोनों खराब होते हैं। वाहे गुरु न करे, जगह सिंह मर भी गया तो जसवंत कौर को क्या फर्क पड़ता है। वह किसी और के घर जाकर बैठ जाएगी। जिस औरत ने एक बार पराए मर्द की चादर ले ली, उसके लिए 100 घर खुले हैं। लखा सिंह की पत्नी धनकौर ने कहा, मैंने तो सुना है भाईया चनन सिंह ने गुरुद्वारे में जाकर सुखना मन्नत मांग दी थी है। हरबंसों ने दबी आवाज में हंसते हुए कहा, चल नी, जसवंत कौर का अपना जेठ अभी कुंवारा बेटा है। स्त्रियां दबी आवाज में हंस रही थी कि गली में किसी के खंकारने की आवाज आई। स्त्रियां एकदम चुप हो गई। कौन, बुट्टा सिंह है? दुर्गो ने पूछा। नहीं चाची, मैं मंगलू हूँ। मुंशी जी कहाँ हैं? उधर दुकानों की तरफ ही गया होगा। क्या कुछ काम है? दुर्गो ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, उसे बताना था कि कल तफ्तीश करने के लिए थाना गांव आ रहा है। कहकर मंगलू आगे बढ़ गया। यह सुनकर कि कल थाना आएगा, गांव का दबा दबा शोर भी खत्म हो गया। सब लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले गए। दिन के समय लोगों ने भय से बचने के लिए प्रार्थना की कि जल्दी रात पड़ जाए ताकि वे नींद में अपने भय को भूल सकें। लेकिन जब रात पड़ गई तो सब यही प्रार्थना करने लगे कि जल्दी चढ़ जाएं, क्योंकि दिन की रोशनी में भूत प्रेत बस्तियों में नहीं आते। सारा गांव अंधेरे में भूतों से डरता, बेचैनी के कांटों पर लेटा हुआ पल पल गिनकर रात काटने लगा। उपन्यास का चौथा भाग मैं आपको बहुत जल्द सुनाऊंगी। धन्यवाद।